Hello students, so today we are going to discuss how two vectors are added and how two vectors can be subtracted. ठीक है, so basically we are going to discuss addition of two vectors and subtraction of two vectors. So let us go one by one. So let us start with addition of two vectors. Alright, so let us consider two vectors. Let us say this is a vector A vector and this is another vector B vector. Okay, ठीक है. So first of all I'll give you a very simple example, right, just to understand what is this addition of two vectors, right, and then we'll come to the theorem, we'll come to the statement, right. So जैसे मान लो कि कोई एक आदमी जो है वो A से B तक गया, ठीक है, A से कहाँ गया B तक, तो ये हो गया उसका पहला डिस्प्लेसमेंट यानी S1 वेक्टर, ठीक है. फिर वो गया B से C तक, ये C है, राइट, B से C तक गया, ये हो गया उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ओवरऑल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये आपको पता है कितना हुआ. आप बोले सर फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका A से C, यानी ये है उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो अगर मैं ये देखूं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो S1 वेक्टर और S2 वेक्टर का सम है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होने के बाद ये हमें मिला फाइनल वेक्टर, राइट. दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट इसको हम ऐड करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, हमें मिलेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो ये जो A से C आएगा. तो ये जो इस तरह का एडिशन है इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं. तो इसके बारे में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या है. एडिशन ऑफ टू वेक्टर का कंसेप्ट ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, राइट, जैसे मान लो कि ये है A वेक्टर, ओके, ठीक है, A वेक्टर है, तो इस A वेक्टर का ये टेल है और ये है, तो ये है पहला वेक्टर और ये इसका टेल है, ये इसका हेड है. ये है दूसरा वेक्टर, तो मैं इसको यहां बनाता हूं, ये है दूसरा वेक्टर. तो इस दूसरे वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, ये है दूसरा वेक्टर. ओके, ठीक है. तो दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, तो दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से कनेक्ट किया जाता है. तो कैसे करेंगे, तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल मूव करेंगे और यहां तक लेके आएंगे, इसको इसके पैरेलल, राइट, यानी ऐसा है ये वेक्टर, इसको इस तरह लेके आएंगे यहां तक, तो इसको यहां तक ले आएंगे इस तरह से, तो ये वेक्टर यहां आ जाएगा. तो हमने क्या किया, हमने हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यानी फाइनल वेक्टर A और B को ऐड करने के, A और B को ऐड करने के बाद फाइनल वेक्टर क्या होगा, वो होगा the line joining the tail of the first vector to the head of the second vector. ये होगा रिजल्टेंट यानी A प्लस B. इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है. तो मैं ये आपको समझाता हूं. तो इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, राइट. हम लोग पहले लेंगे स्टेटमेंट 1 जो कि बहुत आसान है समझने के लिए, फिर लेंगे स्टेटमेंट 2, ठीक है. स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ये कहता है कि इफ द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये T1 H1 है, टेल 1 हेड 1, ये कहता है कि इफ द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मतलब H1, ठीक है, is joined to the tail, is joined to the tail of the second vector, tail of the second vector. तो सेकेंड वेक्टर मतलब ये वाला B वेक्टर, इसका जो टेल है यानी T2. तो फिर से देखिए एक बार, if the head of the first vector यानी H1 is joined to the tail of the second vector T2, then the resultant vector, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है,
रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जब दोनों को ऐड किया जाएगा उससे जो फाइनल आंसर आएगा a प्लस बी, एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय what? Is given by the line joining. Is given by the line joining the tail of the first to the head of the second. Line joining is given by the line joining the tail of the first vector, यानी t1 to head of the second vector, यानी h2. ओके, वेरी गुड. तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये आप नोट डाउन कर लीजिए. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इसमें, राइट, कैसे होता है. देखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको स्टेटमेंट 2. ऑलराइट, इसी को मतलब बताने का एक और तरीका, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों उसी चीज को समझाने के दो तरीके हैं. ठीक है, तो पहले ये तरीका समझ ले. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है पहला वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर. ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर. तो इस दोनों को कैसे ऐड किया जाएगा? तो बहुत सिंपल है. इसका टेल हुआ ये t1, इसका हेड हुआ ये h1, इसका टेल हुआ ये t2, इसका हेड हुआ h2. क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को लेना है फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर देना है. ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का हेड लेना है हमें और सेकेंड के टेल को कनेक्ट कर देना है. तो ये रहा फर्स्ट का हेड, ये दूसरे का टेल. तो क्या करेंगे, या तो आप इसको आगे ले जाओ या इसको पीछे ले आओ. तो इसको हम ले आ रहे हैं पीछे, इधर इसके पैरेलल ले आ रहे हैं. सिर्फ पैरेलल लेके आ सकते हैं. ठीक है, मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करोगे और आप उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज करोगे. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए बस पैरेलल मूव करना है, यानी पैरेलली शिफ्ट करके लेके आना है. राइट, तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. जो हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. फ्री वेक्टर्स उनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. उसको दे कैन बी पैरेलली शिफ्टेड. राइट, तो यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए हैं सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, ये किधर लग रहा है एग्जैक्टली, राइट, वो नहीं दिया. इसलिए फ्री वेक्टर्स इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ वेक्टर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लग रहे होते हैं, उसको वहां से शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर्स है ये सब फ्री वेक्टर्स है, ये पैरेलली शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए. ठीक है, ओके, और इन दोनों को मैं ऐड. ओके, तो फिर इसको इस तरह से हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे. राइट, तो ये बी वेक्टर यहाँ आ गया. ठीक है, ये उसका टेल बी वेक्टर का और ये उसका हेड. दैट्स ऑल. ठीक है, हमें पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट करना है. तो रिजल्टेंट क्या होगा? द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड, यानी ये वाला. दैट्स ऑल, ये रिजल्टेंट होगा. रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी. इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर, ठीक है, आप लोग ये सारे एग्जांपल्स नोट डाउन करते जाइए. तो मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा वेक्टर जो है वो इस तरह से, ये है बी वेक्टर. दो वेक्टर दिए. ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा. तो हमें क्या करना है, ये इसका क्या है, हेड है फर्स्ट वेक्टर का, ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है. ठीक है, हमें क्या करना है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. ठीक है, यही कहता है. तो आप इसको ऐसे पीछे ले जाओ, राइट, और इसको यहां लगा दो. हेड ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ द सेकंड, ऐसा, ये हो गया. ठीक है, हेड ऑफ द फर्स्ट ऐसे उठाया आपने और इसको यहां ले गए, हेड ऑफ द फर्स्ट और ये टेल ऑफ द सेकंड. ठीक है, तो join the head of the first vector to the tail of the second vector, then the resultant is given by the line joining the tail of the first vector to the head of the second vector. ये हो जाएगा resultant a plus b. तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर हम उल्टा करें तो, मतलब अगर हम जैसे हमने इसके हेड को इसके टेल से लगाया, h1 को t2 से, तो हम उल्टा करें मतलब हम इसके हेड को इसके टेल से लगाएं. मतलब अगर हम इसको उठा के यहां ले आते हैं, इधर ले आते हैं इसको, ठीक है, ऐसा ले आते हैं, तो ये हो जाता कि हमने दूसरे के हेड को इसके टेल से कनेक्ट कर दिया, तो भी आंसर वही आता, सेम आता रिजल्टेंट. ठीक है, मतलब जो हमने आपको बताया है कि ज्वाइन द टेल,
राइट, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, राइट। आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, यू कैन टेक द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड कनेक्ट टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। किसी एक का हेड और किसी एक का टेल लेना है, ठीक है, उसको जोड़ना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा द लाइन ज्वाइनिंग जो बचा हुआ टेल है और जो बचा हुआ हेड है, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। जैसे मान लीजिए कि अभी ये एक वेक्टर है, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है अपने पास इस तरह से, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आप किसी का भी हेड ले लो, किसी का भी टेल ले लो, ठीक है। जैसे मानो आपने इसका हेड लिया, इसका टेल लिया, तो इसको ले आओ उठा के यहाँ पे पैरेलल, इसको इसके पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने शिफ्ट किया, ये हो गया बी वेक्टर। बस किसी के भी हेड को किसी के टेल से जोड़ दो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल, टेल टू हेड, हेड टू टेल नहीं, टेल टू हेड, ये होगा रिजल्टेंट, बस दैट्स ऑल। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ओके, समझ में आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि इसका जो हेड है वो इसके टेल से लगा दो, यानी इसको उठा के ऐसे ले आओ यहाँ, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। फिर रिजल्टेंट क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द टेल टू हेड, हमेशा द रिजल्टेंट विल बी द लाइन ज्वाइनिंग द टेल टू द हेड, ये होगा रिजल्टेंट। तो आप इसको उससे ऐड कर सकते हो, उसको इससे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितना आप एग्जांपल देखोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, किसी एक का टेल लो और किसी एक का हेड लो। जैसे मानो कि आपने इसका टेल लिया, तो इसका हेड लो और इसको इससे जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे, तो इसको इसके पैरेलल लेके जाओगे, पैरेलल ऐसा, और यहाँ लगा दोगे, ठीक है। तो आपने इसको इसके पैरेलल यहाँ लगा दिया, हो गया ए वेक्टर, इसका टेल और इसका हेड हो गया। तो रिजल्टेंट होगा जो बचा हुआ टेल है वहां से हेड की तरफ, ये होगा रिजल्टेंट। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने इसको शिफ्ट किया, हम चाहे तो इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको अगर शिफ्ट करें, इसको इसके पैरेलल शिफ्ट करके इसका हेड इसके टेल से लगा दें, राइट। जैसे हमने ये वाला किया, ये छोड़ दें, हम इसको ले आए, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया, ये बी वेक्टर यहां ले आए। अब रिजल्टेंट क्या होगा, फिर से टेल से हेड। तो आप कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है, ठीक है, आंसर वही आने वाला है। आप ए का टेल बी के हेड में लगाओ या बी का टेल ए के हेड में लगाओ, कैसे भी करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए, इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के लिए एक और स्टेटमेंट बुक्स में लिखा रहता है, स्टेटमेंट 2, तो वो भी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, मतलब इसी के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए, किसके लिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसी के लिए दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट, बस बताने का तरीका है। तो पहला वाला मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल तरीके से समझा है। तो बुक्स में एक और ये स्टेटमेंट लिखा रहता है, आप कहीं पढ़ोगे, राइट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट भी समझा दे रहा हूं। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि इफ वी एज्यूम the two vectors, if we assume the two vectors A and B as two sides of a triangle taken in order, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे कि आपके पास ये है, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इन दोनों का एक ट्रायंगल के दो साइड ले लो, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब टेल कनेक्ट, हेड कनेक्टेड टू टेल, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, हेड कनेक्टेड टू टेल, हेड कनेक्टेड टू टेल, एक के पीछे एक। तो इसको दोनों को लेके एक ट्रायंगल के दो साइड ले लो, मतलब ये हो गया एक साइड और ये हो गया दूसरा साइड। इसको हम लोग बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो अब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ वी अज्यूम द टू वेक्टर्स ए एंड बी एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then the resultant is given by the third side taken in opposite order। तो इसको प्लीज समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या है इसका मतलब है, ये कह रहा है कि अगर आपने दो साइड ए और बी को राइट ऐसा एज्यूम किया है कि दे आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ऐसे ऐसे दो, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड। ये थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है, तो कह रहा है द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब ये ऐसे था, इसके पीछे ये था, तो इसके पीछे ये ऐसा होना चाहिए, बट ये नहीं होगा आंसर। वो कह रहा है ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है। इन ऑर्डर मतलब ये ऐसा, तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये है इन ऑर्डर। बट इन अपोजिट ऑर्डर मतलब तो ये दोनों ऑर्डर में, लेकिन ये वाला अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हेड कनेक्टेड है टेल से, लेकिन यहाँ हेड से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये इसका सेकेंड डेफिनेशन है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो ये वही है, पहले वाले डेफिनेशन जैसा ही है। पहला डेफिनेशन क्या था, इफ यू कनेक्ट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to the tail of the second vector, then the resultant is given by the tail of the line joining the tail of the first vector to the head of the second vector। ये था डेफिनेशन, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में था, और यही इसी चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बताया गया है, सेम चीज को, राइट, बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा है, इफ वी अज्यूम द टू वेक्टर्स ए एंड बी एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, इफ वी टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी एज द टू साइड्स right of a triangle taken in order, मतलब एक के पीछे एक, then the resultant is given by the third side taken in same order बोलता, तो ऐसा हो जाता, फिर से एक के पीछे एक हो जाता ऐसा। लेकिन ये कह रहा है taken in opposite order, ऐसा नहीं, ऐसा opposite order, that is the resultant, ठीक है। तो अब हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, तो वो देखते हैं। तो डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ये है कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो जो अपने पास ये एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर, और ये है दूसरा बी वेक्टर, ठीक है, हमने दोनों को ऐड करना है, और ये है रिजल्टेंट। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमको रिजल्टेंट मिलने वाला है, राइट। वी आर गोइंग टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें इस रिजल्टेंट का मॉड फाइंड करना है, पहला सवाल, और हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, वो दूसरा सवाल। तो हमें ये दो डेरिवेशन करने हैं, राइट, हमें डेरिवेशन करके ये दो रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कैसे होगा, तो इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे इसका नाम ले लेते हैं हम x, इसका y, इसका z, ठीक है, ओके। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये जो xy है, राइट, xy वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, ओके। और xy क्या है, xy मतलब इसका मॉड, इसका मॉड मतलब a का मॉड, मतलब a। तो xy वेक्टर इज ए वेक्टर, बट उस a वेक्टर का लेंथ, उस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस a वेक्टर का मॉड यानी मॉड्यूलस, वो क्या है, वो सिर्फ a है, यानी लेंथ, इसका लेंथ है, इसका मॉड यानी a। समझ में आया। अच्छा yz वेक्टर क्या है, yz वेक्टर है b वेक्टर, लेकिन yz क्या है, yz इसका लेंथ है, yz इसका मैग्नीट्यूड है। तो yz क्या होगा, yz होगा मॉड b यानी b, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अच्छा, ये xz क्या है, xz वेक्टर क्या है, xz वेक्टर है r वेक्टर, तो r वेक्टर, तो xz क्या होगा, xz का मतलब होगा xz वेक्टर का लेंथ, मतलब r वेक्टर का लेंथ मतलब r होगा,
राइट, समझ में आप लोग यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ये एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है? थीटा है यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब सवाल ये उठा कि सर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो ये होना चाहिए, आपने ये वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो वो मैं समझाता हूं आपको कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है। जब दो वेक्टर एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो तो उनके बीच का जो छोटा एंगल है उसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या फिर दो वेक्टर्स अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हो तो उनके बीच का जो छोटा एंगल है उसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन जब एक वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है, जैसे ये दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, ये दो वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, ये दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, ये दो वेक्टर कॉन्वर्ज हो रहे हैं। लेकिन जब एक वेक्टर कॉन्वर्ज हो रहा हो और एक वेक्टर डाइवर्ज हो रहा हो तब क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो ठीक है, जब दो वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं तो ये एंगल है, दो वेक्टर कॉन्वर्ज हो रहे हैं तो ये छोटा वाला एंगल है। लेकिन एक कॉन्वर्ज एक डाइवर्ज हो रहा हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, तो जो कन्वर्ज हो रहा है उसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे और उसको भी डाइवर्ज बना देंगे, राइट, इसी पॉइंट से। तो फिर से ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं, जैसे एक कन्वर्ज हो रहा है एक डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको ले आओ पीछे, ये हो गया, अब दोनों कन्वर्ज हो गए, ये हो गया एंगल। तो या तो ये, राइट। लेकिन ये वाला एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन दिस केस, इसलिए ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन करिए और अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे दिस इज द एंगल। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से करेंगे कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम z ऑन yp, ठीक है, फ्रॉम z ऑन yp टू मीट एट q। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया टू मीट एट q, ठीक है। समझ में आप लोगों को? ऐसा बहुत डाला है परपेंडिकुलर आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में जब आप ज्योमेट्री पढ़ते थे। तो हम लोग z से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ पे इस लाइन पे, yp लाइन पे, टू मीट एट q, ठीक है। तो अब देखो, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, ये जो ट्राइंगल देख रहे हो, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड है इसका लेंथ है b, ये जो yz साइड है, yz, राइट, yz जो साइड है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ b है, ये एंगल थीटा है, राइट। तो अगर मैं इसको कह दूं कुछ c कह दूं, इसको कुछ d कह दूं, तो मैं कह सकता हूं कि cos थीटा क्या होगा, मैं कह सकता हूं cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो d कितना मिल जाएगा, d मिल जाएगा b cos थीटा, यानी ये आ जाएगा b cos थीटा, ठीक है। फिर मैं c और b को यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी c अपॉन b। तो यहां से c कितना मिलेगा, b sin थीटा। तो ये जो मुझे मिला है c इज इक्वल टू b sin थीटा और d इज इक्वल टू b cos थीटा, वो मैं यहां लिख दूंगा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है b cos थीटा और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है b sin थीटा, ठीक है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिए, राइट, यहां तक। और अभी मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा, और मैं ये रब करता हूं, आगे का डेरिवेशन बताता हूं, ओके, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, ओके, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहां पे इस सिचुएशन में जो राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल, x q और z, ठीक है, x q और z, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं कि एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो एक्स जेड मतलब ये वाला, इसका लेंथ है r,
इसका लेंथ क्या है बताया था, मैंने आपको यहाँ लिखा था। एक्स जेड का लेंथ क्या है, r है, तो r स्क्वायर। एक्स क्यू क्या होगा, एक्स क्यू होगा a प्लस बी कॉस थीटा। एक्स क्यू क्या होगा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यू जेड क्या होगा, क्यू जेड है b साइन थीटा, तो वो होगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब हमने r को a b और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। हमने r को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, a b और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि a भी नोन है, b भी नोन है, और थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो भी हमें नोन है, तो इससे हम r फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं, तो ये r स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, राइट, 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। समझ में आप लोग को। अभी ये दोनों जो हैं, इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है वो 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा, और प्लस 2ab cos थीटा, राइट। मतलब हमें r स्क्वायर मिल गया इन टर्म्स ऑफ a b एंड थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही हमें चाहिए था, राइट। दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो जो डेरिवेशन था उसके स्टार्ट में हमने बोला था कि जो r वेक्टर है हमें उसका मॉड चाहिए, तो उसका मॉड हमें मिल गया, वो हमें मिल गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। आपके नोटबुक में आप सीक्वेंस में देख सकते हैं सब कुछ, राइट। अभी ये बोर्ड छोटा है, ओके, तो आप सीक्वेंस में नोट करते जाइए और उसको कनेक्ट करिए, राइट। पूरा ऊपर से नीचे आप देखिए, नहीं तो आप वीडियो भी वापस देख सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चुनौती है, हमारे पास जो दूसरा काम है वो ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, यानी बीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। इसको आप नोट डाउन करते जाइए, राइट, वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन करिए। चलिए अब देखिए, तो अब हम लोगों को ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, तो जो ये a वेक्टर है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, जिसको मैंने बोला बीटा, ठीक है, बीटा, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो देखिए अभी हमें ये पता है कि a वेक्टर किधर है। अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर है। ऑलराइट, सुनिए, a वेक्टर किधर है ये मुझे पता है, ठीक है, आई नो वेयर इज a वेक्टर, क्योंकि वो नोन वेक्टर है। और मुझे ये मालूम पड़ जाए कि a वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो tan बीटा क्या होगा, तो आपको पता है tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो है b sin थीटा, राइट। फिर से लेते हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक्स क्यू जेड, राइट, ठीक है, एक्स क्यू जेड राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो b sin थीटा है, तो आपने लिख दिया b sin थीटा। जो बेस है, बेस आपने लिख दिया वो है xp, सॉरी xq, ठीक है। तो xq, बट xq क्या है, xq इज xy प्लस yq, xy प्लस yq, ठीक है। तो xy क्या है, xy इज a एंड दिस इज b cos थीटा, सो a प्लस b cos थीटा। तो फिर से ये आ गया tan बीटा। तो इससे हम बीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें b पता है, थीटा पता है और a पता है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ओके। तो फिर इससे हम बीटा निकाल सकते हैं, और हमें बीटा मिल गया तो हम रिजल्टेंट वेक्टर किधर है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो यहाँ वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। ओके, तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मॉड मान लीजिए 2 है, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है,
बी वेक्टर, इसका मॉड मान लीजिए 3 है, और इनके बीच का एंगल जो है ये वाला, ये मान लीजिए ये है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का जो मॉड है उसका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है। उसका फॉर्मूला क्या है? वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। राइट, आपने नोट डाउन कर लिया होगा 2ab cos थीटा। तो वो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मॉड है, ये मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड यानी 2, इसका मैग्नीट्यूड 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। राइट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझाया था मैंने आपको कि जब दो वेक्टर एक पॉइंट से डाइवर्जिंग हो तो ये एंगल कहलाता है, जब दो वेक्टर एक पॉइंट पे कन्वर्जिंग हो तो ये एंगल कहलाता है। लेकिन जब एक वेक्टर कन्वर्जिंग और एक वेक्टर डाइवर्जिंग हो तो किसी को भी एक आगे लेकर उसको या तो डाइवर्जिंग बनाइए या कन्वर्जिंग बनाइए, तब वो एंगल माना जाता है। इसलिए ये है एंगल 60 डिग्री बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द एंगल। ओके, ठीक है। तो लेट अस सी कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कैलकुलेट करिए सब लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 टू द 4, 4 3 12, 12 cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो 9 4 13 एंड 6 19 यानी अंडर रूट 19। ये आ गया रिजल्टेंट का मॉड, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लंबाई आ गई, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मॉड आ गया अंडर रूट 19। समझ में आया आप लोगों को? अब हमें फाइंड करना है ये एंगल बीटा। बीटा मतलब कि ये रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे tan बीटा इज इक्वल टू, अभी आपने देखा था फॉर्मूला, वो था b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, तो वो यूज करेंगे। तो b मतलब b का मॉड, b का मॉड कितना है? b का मॉड 3 है। ठीक है, तो वो यूज कर लीजिए, b का मॉड 3 है, तो 3 sin थीटा यानी sin 60 डिग्री डिवाइड बाई a कितना है? a है 2। ठीक है, 2, b कितना है? 3 और cos 60 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो tan बीटा हो जाएगा, तो tan बीटा कितना हो जाएगा? इसको हटाइए। राइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वो हो जाएगा 3 sin 60 कितना होगा? sin 60 होता है √3/2, तो इंटू √3/2, और ये हो गया 2 प्लस 3 cos 60 कितना होता है? हाफ। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। राइट, कुल मिला के ये आ गया 3√3/2 और ये आ गया 2 to the 4 प्लस 3 7, 7/2, 2 कैंसिल, तो 3√3/7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। राइट, और फिर आप जो लॉग टेबल है, लॉग बुक है, वो यूज करके आप बीटा फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कुछ x आ गया, तो आपको मिल गया है tan बीटा इज इक्वल टू x, तो बीटा कितना आएगा? बीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करिए? इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करिए या फिर लॉग बुक का यूज करिए, वो आपको मैथ्स में सिखाया जाएगा, वो आपको मैथ में सिखाया जाएगा। कैलकुलेटर तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उससे एंगल मिल जाएगा, तो ये एंगल मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करिएगा, है ना, 3√3/7, ये कुछ तो वैल्यू आ जाएगा 0 पॉइंट। राइट, ये 3√3 मतलब होता है 1.7, तो ऑलमोस्ट 5/7, 5/7 का मतलब हो जाएगा ये 5/7, तो 7 तो 0.7 के आसपास आएगा। तो आपको tan इनवर्स ऑफ 0.7 देखना है कैलकुलेटर से, तो वो कुछ एंगल आ जाएगा। राइट, वो कुछ एंगल आ जाएगा आपका 40 या 45 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 45 डिग्री, है ना, tan 45 1 होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 45। देखिए मैं समझाता हूं आपको, tan ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, तो 45 क्या है? 45 का मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या देगा? 45 डिग्री। तो वैसे ही tan इनवर्स ऑफ 0.7 आपको कुछ वो देगा 30-35 डिग्री के आसपास, वो आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो वो आ गया आंसर। तो इस तरह वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ऑलराइट, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये आप सब नोट करते जाइए। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक है वेक्टर जिसका मॉड है 3, ये दूसरा वेक्टर है b वेक्टर
जिसका मॉड है 4। आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। आपको पता है रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड। ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमें इसका मॉड फाइंड करना है, मॉड, और इसका ये एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो पहले मॉड फाइंड करते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या है? वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो जब ये कॉन्वर्स कर रहा हो और एक डाइवर्स कर रहा हो तो आप एक को आगे ले लो ताकि दोनों डाइवर्जिंग वेक्टर हो जाए। तो ये हो जाएगा एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब आपको शायद याद होगा कि कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, वैसे वो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये टर्म 0, यानी ये हो गया √25 यानी 5। तो हमें मिल गया इसका मॉड। इसका मॉड आया है 5। इसका मॉड कितना आया है? 5, यानी ये जो रिजल्टेंट है इसका लेंथ है 5, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल बीटा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद करने पड़ेंगे, जब टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो जो tan बीटा क्या है? tan बीटा है b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो b कितना है? 4। तो 4 sin थीटा यानी sin 90 डिवाइड बाई a यानी 3 प्लस b कितना है? 4 इंटू cos 90। sin 90 1 होता है। sin 90 कितना होता है? 1। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस cos 90 0 होता है तो 3 प्लस 0, यानी ये हो गया 4/3। कितना आ गया? 4/3। तो आपको मिल गया, आपको बेसिकली क्या मिल गया? आपको मिल गया tan बीटा, राइट। tan बीटा कितना मिल गया? 4/3। tan बीटा इज 4/3 मतलब 1.33। तो बीटा क्या होगा? बीटा होगा tan इनवर्स ऑफ 1.33। तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। आप इसको सॉल्व करिए, एंगल आ जाएगा, ठीक है। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1.33, ठीक है। वो जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में एक शिफ्ट का बटन है, ठीक है। शिफ्ट दबाइए फिर tan दबाइए, पहले शिफ्ट दबाइए फिर tan दबाइए, तो tan इनवर्स हो जाएगा। फिर वहां पे वो एंगल, वो जो वैल्यू 1.33 वो डाल दीजिए और फिर इक्वल टू दबाइए तो एक एंगल आ जाएगा। वो इसका आंसर है, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो अब समझ में आया क्या करना है? पहले शिफ्ट दबाइए फिर tan दबाइए तो tan इनवर्स हो जाएगा। मोबाइल में भी रहता है, मोबाइल में भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप रहता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर 1.33 आप डाल दीजिए, इक्वल टू दबाइए, दबाते आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। वो इसका आंसर है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज मैं आपको एक छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल और लेके फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। फिर कल हम लोग देखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मानिए कि ये एक वेक्टर है a जिसका मॉड है 7, ये दूसरा वेक्टर है b जिसका मॉड है 10, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? वो 0 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो फिर रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट का मॉड यानी r कितना होगा? वो होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 7 इंटू 10 इंटू cos 0। तो आपको ये याद रखना है cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, ठीक है। ओके, इसका रूट लेना है। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, 10 का स्क्वायर कितना? 100, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 10 140, cos 0 1, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 240 और 289, ठीक है। तो इसका रूट आप निकाल लीजिए, इसका रूट आ जाएगा 17, मतलब 10 प्लस 7 कितना आ गया? 17। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है जो रिजल्टेंट है, राइट। रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब भी हमको ये निकालना होगा a प्लस b, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मॉड a प्लस मॉड b, यानी 17। इस केस में कितना है? 10 प्लस 7 17, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वेक्टर उल्टा होता,
ये वेक्टर उल्टा होता तो क्या होता? तो ध्यान से देखते रहिए, नोट डाउन करते जाइए आप लोग। तो अगर मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है अगर ये उल्टा होता, मतलब ये 7 ऐसा है और वो जो वेक्टर है वो इस तरह से होता उल्टा, ठीक है, 10 वाला, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब क्या होता? अब जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता 180। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता? 180 हो जाता। तो थीटा हो जाता 180, ठीक है। तो अब क्या होता रिजल्टेंट? अब रिजल्टेंट होता फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 180 हो जाता। तो अभी आप ये याद रखिए कि कॉस 180 जो है वो -1 होता है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होता है, फिलहाल आपको याद करिए। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 7 14 इंटू 10 140 और कॉस 180 हो गया -1। तो ये हो गया आपका 149 माइनस 140 मतलब 9 हो गया और 9 का ये 3 आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया। तो जो रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू आएगा मॉड ए माइनस मॉड बी, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, ठीक है। तो मॉड ए कितना है 7, मॉड बी कितना है 10, यानी इसका मॉड यानी -3 का मॉड यानी 3। तो आप देखिए जब भी हम लोग दो वेक्टर को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि दोनों का एडिशन हो जाए 7 + 10 17। और जब दोनों का हम ऐड कर रहे हैं, हम अभी भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का मिनिमम वैल्यू सकता है कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए 7 - 10 3, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको इसका कंक्लूजन समझाता हूं। कंक्लूजन ये है कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अभी कितना एंगल है 180। ये वेक्टर ऐसा हो गया तो एंगल क्या हो गया कम हो गया, ये वेक्टर ऐसा हो गया तो एंगल कम, ये कम है कि नहीं। इस तरह से मैं इस वेक्टर को उठाते जा रहा हूं तो दोनों के बीच का एंगल चेंज होते जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है चेंज। और फिर वो अगर ऐसा हो गया इस तरह से हो गया तो पैरेलल हो गया, यानी एंटी पैरेलल से पैरेलल, ठीक है। तो जब भी हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है ए और बी का, ओके, तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मॉड है वो हमने देखा क्या हो सकता है, वो हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो थीटा है ये थीटा हो सकता है 0 से 180 के बीच में, ये थीटा क्या हो सकता है 0 से 180 के बीच में। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे आर का वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू वो मिनिमम हो सकता है मॉड ए माइनस मॉड बी मिनिमम। ये सब एडिशन कर रहे हैं, मतलब हमने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया है। ये कब होगा जब थीटा होगा 180, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मॉड ए प्लस मॉड बी। ये कब होगा जब थीटा होगा 0। तो इसके वैल्यू में, इसके बीच में ये आर का वैल्यू लाई कर सकता है। जैसे अभी जो एग्जांपल आपने देखा उसमें आर का जो वैल्यू है, आर का जो मॉड है वो 3 से 17 तक कुछ भी हो सकता है, 3 से 17 तक कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है थीटा पे। अगर आपने थीटा चेंज किया आर चेंज होगा, लेकिन आर का वैल्यू कभी भी 3 से कम नहीं होगा और आर का वैल्यू कभी भी 17 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आर का वैल्यू 3 और 17 में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन थीटा। इसका मतलब आर कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन फॉर 1 थीटा ओनली 1 वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऐसा नॉर्मल एडिशन में नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल एडिशन में क्या होता है, जैसे अगर आपको ए दिया गया है, आप नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते जाइए। जैसे मान लीजिए आपको ए दिया है, ए दिया है 3, बी दिया है, मतलब ए दिया है 7 और बी दिया है 10। अब ए प्लस बी कितना होगा, अब आप बोले 17 होगा। इसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन वेक्टर एडिशन, अगर ये ए होता, अगर ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी का वैल्यू वो 3 से 17 तक कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का थीटा कितना है। ये है वेक्टर एडिशन। तो स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन ये बिल्कुल अलग है। स्केलर एडिशन में सिर्फ एक ही वैल्यू आने वाला है, ए 7 है बी 10 है, तो ए प्लस बी 17 आएगा, ओनली 1 वैल्यू।
लेकिन वेक्टर एडिशन में इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 3 to 17, 3 से 17 तक, डिपेंड करता है थीटा क्या है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए, ये आपके लिए नया टॉपिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए। तो आज हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, ठीक है। तो अभी कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है।